हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जिसमें 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 2024 और 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये 19वां वीडियो होगा फिजिक्स का। इसके पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, इस चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा फिजिक्स रिवीजन क्लास के नाम से, फिजिक्स क्लास 12 रिवीजन क्लास के नाम से। उसमें जाइएगा तो आपको लाइन बाय लाइन वीडियो देखने को मिल जाएगा, नंबरिंग वाइज देखने को मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो उस तरह से आप जाकर वहाँ पे लाइन बाय लाइन वीडियो को देख सकते हैं, इसलिए कि देखने के बाद ही सारे डिस्कशन समझ में आएगा। इसलिए हम लोग इसके पहले बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट रिवीजन करा चुके हैं। चलिए चलते हैं, हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सा क्वेश्चन आज क्लियर नहीं दिखेगा आप लोग को। पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, जो परिपथ होता है, तो परिपथ में कौन सा परिपथ? तो ये एसी परिपथ एसी परिपथ का बात किया जा रहा है। एसी परिपथ में जो मध्य शक्ति व्यंजक का मान होता है वो कितना है होता है, यही पूछा गया। तो प्रतिवर्ती धारा में हम लोग ये देखने को मिलता है, जो शक्ति का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम लोग शिखर मान के रूप में शक्ति का एवरेज शक्ति का फॉर्मूला पढ़ते शिखर मान के रूप में, तो होता है एप्सिलॉन नॉट बटे √2 इंटू आई नॉट बटे √2 कॉस पाई। या तो ऐसे इसको लिखे या इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अब देखो, यही जो एप्सिलॉन नॉट बटे √2 होता है, इसी को हम लोग RMS के रूप में दिखाते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। या हम लोग बोल सकते हैं विद्युत वाहक बल जो होता है, ये RMS के बराबर होता है। और आई नॉट बटे √2 होता है, ये आई RMS के बराबर होता है इंटू कॉस पाई। तो इसको ऐसे भी हम लोग दर्शा सकते हैं। अच्छा, √2 इंटू √2 गुना होकर 2 होता है, तो शक्ति का फार्मूला ऐसे भी दर्शाया जाता है 1/2 ई नॉट इंटू आई नॉट कॉस फाई से भी दर्शाया जाता है। और RMS के रूप में इस तरह से होता है। तो ध्यान रखना है, शिखर के यहाँ पे ये क्या होता है, वोल्टता होता है किसका? शिखर मान का। शिखर मान का वोल्टता होता है, ये शिखर मान होता है वोल्टता का। ये धारा का भी क्या होता है? शिखर मान होता है। ये RMS होता है। तो RMS और शिखर मान में बहुत बार रिलेशन पूछा जाता है कि RMS जो होता है शिखर मान का क्या होता है? √2 भाग्य होता है, ठीक है। बटे में क्या होता है? √2 होता है। आई RMS का भी जो मान होता है वो कितना होता है? आई नॉट बटे √2 के बराबर होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर तो क्वेश्चन का आंसर होगा, कौन सा हो जाएगा? RMS के रूप में ही दिया हुआ है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये यहाँ पे cos थीटा होना चाहिए। इस तरह से कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है शक्ति गुणांक बराबर है। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो आप बात करते हैं हम लोग, शक्ति गुणांक किसको बोलते हैं? कॉस फाई को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कॉस फाई। ये फाई क्या होता है? तो फाई कलांतर होता है। क्या होता है? तो कॉस फाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो शक्ति गुणांक कहते हैं। ये सब चीजें ध्यान में होना चाहिए। शक्ति गुणांक इसको कहते हैं, कॉस फाई को कहते हैं। और जो फाई जो होता है वो क्या होता है? कलांतर होता है। कलांतर किसके बीच में? कलांतर जो होता है ये वोल्टता और धारा के बीच के कलांतर होता है। ये भी ध्यान रखना है कि ये वोल्टता और धारा के बीच के कलांतर को बताता है। जब वोल्टता और धारा का हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं, और दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके भी हम लोग दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी ध्यान रखना है कि किसके बीच का कलांतर होता है? तो वोल्टता और धारा के बीच का ये कलांतर होता है, ठीक है। अब बोला है कि शक्ति गुणांक बराबर होता है। ये जो कॉस फाई होता है, इस कॉस फाई का हम लोग मान किस तरह से निकालते हैं? तो एक और फॉर्मूला ध्यान रखना है। शक्ति गुणांक जो होता है R/Z होता है। क्या होता है? R/Z होता है। सबकी वो पता होना चाहिए कि R जो होता है वो क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ये क्या होता है? प्रतिरोध होता है। जो हम लोग Z लिखते हैं, तो Z को प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो Z को हम लोग प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं। इसको प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, लेकिन मेनली इसको ध्यान रखना है कि हम लोग इसको सबका इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो मात्रक ध्यान रखना है। मात्रक सबका ओम ही होता है, या तो प्रतिबाधा हो या प्रतिरोध हो, ठीक। हम यहाँ पर जेड को क्या लिख सकते हैं? जेड को हम लोग बोलते हैं प्रतिबाधा। सब ध्यान में रहेगा। तो कॉस फाई का मान R/Z होता है। अब यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम बताना चाहते हैं कि देखो, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिखाते हैं। ये जो लाइन होता है ये किसका होता है?
आर का होता है। ये लाइन किसका होता है? आर का होता है। और साथ साथ धारा के जिस दिशा में प्रतिरोध होता है उसी दिशा में धारा का दिशा होता है। किसका होता है? धारा का होता है। अगर बात करते हैं रिजल्टेंट धारा होता है ये, इससे 90 डिग्री कोण पे जो यहाँ पे प्रतिबाधा होता है वो किसका होता है? ये एक्सेल का होता है। एक्सेल का मान क्या होता है? ओमेगा इंटू एल होता है। ठीक है। और इधर जो दिशा होता है, इधर जो दिशा होता है, हम लोग बात करते हैं तो इधर जो दिशा होता है वोल्टता का दिशा होता है। किसके? वोल्टता का। अब देखो ये वोल्टता किसका था? ये एक्सेल का। वोल्टता का इसके में साथ में नहीं बनाते हैं, कंफ्यूजन होगा। और नीचे जो होता है, नीचे जो होता है वो एक्सी का होता है। एक्सी का मान क्या होता है? 1/ओमेगा सी होता है। इसी को हम लोग जब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्ट जो मान आता है, मान लेते हैं कि एक्सेल ज़्यादा है एक्सी से। क्या मानते हैं? एक्सेल ज़्यादा है अगर एक्सी से, तो उस केस में दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? ऊपर की ओर आएगा। कुछ वेक्टर का सदिश कैसे ही हम लोग फॉर्म करते हैं ना, ये दोनों का रिजल्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लिखेगा? एक्सेल माइनस एक्सी। इधर कुछ बचेगा वही, और इधर क्या है? आर है। अब इसी का दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं क्या आता है? बीच में आता है, जिसको हम लोग जेड से दर्शाते हैं। और जेड हम लोग पता है दो सदिश जब लंबवत होते हैं, जेड का मान कैसे निकलता है? एक्सेल माइनस एक्सी के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। तो इस तरह से जेड का मान निकालते हैं। तो जेड बराबर, ये फॉर्मूला भी हम याद करते हैं कि जेड बराबर इतना ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो अभी बात करें शक्ति गुणांक का, तो क्या होता है? आर बराबर जेड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पूछ ही दिया कलांतर कितना होगा। तो कलांतर बताने, देखिए कलांतर शक्ति गुणांक को हम लोग cos फाई के रूप में दर्शाते हैं, लेकिन जो कलांतर दिखाते हैं वो हमेशा tan के रूप में दर्शाते हैं। इसलिए tan से कलांतर निकालना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। tan से कलांतर का मान निकालना क्या हो जाता है? तो कौन सा परिपथ की बात किया जा रहा है? आर एल परिपथ। कौन सा? अभी बताया कि आर किस डायरेक्शन में रहता है? इस डायरेक्शन में रहता है। और एल किधर रहता है? तो इधर रहता है। ठीक है। इसको हम लोग एक्स एल से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग ओमेगा इंटू एल लिखते हैं। वही थोड़ा देर पहले ही बताए। अब जो एंगल होता है वो किसके किसके बीच का? तो जो रिजल्टेंट होता है और आर के बीच में, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा, जो कि जेड होगा। जेड का मान सभी को पता है क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर। और यही दोनों के बीच, आर और जेड के बीच का जो एंगल होता है यही कलांतर होता है। क्या होता है? यही जो होता है कलांतर होता है। हमको यही कॉस फाई का मान बताना है। तो कॉस फाई, अगर ये ओमेगा इंटू एक्स, हमको पता है कि वेक्टर सदिश, वेक्टर के रूप में हम लोग सदिश को ऐसे कंबाइन करते हैं। ये अगर एक्सेल है, इसके समांतर वाला भी यहाँ पे क्या होगा? एक्सेल ही होगा। इधर क्या होगा? एक्सेल होगा ना। तो यहाँ से हम लोग tan फाई, कलांतर कौन बताएगा? तो tan फाई के रूप में हमेशा कलांतर को निकालने की कोशिश करना है। तो क्या होगा? ये एक्सेल बटे आर हो जाएगा। हमको फाई का मान चाहिए कलांतर, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्सेल बटे आर हो जाएगा। एक्सेल का मान सभी को पता है क्या होता है? ओमेगा एल बटे आर हो जाएगा। यही अगर दूसरा परिपथ के लिए पूछता, अब सबके लिए ध्यान दें, अगर ये सिर्फ पूछता कि आर सी परिपथ के लिए, किसके लिए? आर सी के लिए, तो अब यहाँ पर ध्यान दें, आर इधर होता, ठीक है, और सी एल इधर होता। क्या होता? एक्सेल इधर होता। अब दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इधर आता। दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, यही आर और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होता है यही कलांतर होता है। तो ये इधर एक्सेल है, तो यही यहाँ पे क्या कहलाता है? ये एक्सेल कहलाता। तो यहाँ से tan फाई का मान क्या लिखते? यहाँ से tan फाई का मान लिखते एक्सेल बटे आर होता। ठीक। अब यहाँ पे एक्सेल का मान क्या लिखा था? तो एक्सेल का मान लिखा था 1/ओमेगा एल। तो क्या कहता है? ओमेगा सी 1/, एक्सेल का मान क्या होता है? ओमेगा सी। नीचे में पहले से आ रहे थे, यहाँ पर आर हो जाएगा। तो ये tan फाई हो गया। हमको कलांतर निकालना, फाई बराबर क्या लिखते हैं? tan इनवर्स 1/ओमेगा आर इंटू सी हो जाता। तो ये आ जाता कलांतर किसके? आर सी का कलांतर आता। तो अब किसी का भी कलांतर पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं। अगर सिंपल पूछता कि आर का कलांतर बताए, तो आर इसी दिशा में है और इसमें और कोई आया ही नहीं था। रिजल्टेंट भी इसी दिशा में मिल जाता। तो रिजल्टेंट इसी दिशा में, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाता है? 0 डिग्री। तो सिर्फ आर रहता तो क्या हो जाता? 0 डिग्री हो जाता। आर रहता, सिर्फ आर रहता था, फाई का मान क्या हो जाता? 0 डिग्री, मतलब कलांतर क्या हो जाता? 0। अगर सिर्फ एल रहता, तो अभी सिर्फ एल रहता
तब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है रिजल्टेंट। अभी ये क्या है, ये आर का दिशा है, आर का दिशा है ना, इधर ये आर का दिशा होगा और ये इधर किधर होगा, ये एल का दिशा होगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या बता रहा है कि एल का बताना है। तो अब देखो, जो बेसिकली कलांतर जो होता है वो किसके बीच का होता है, धारा का दिशा अगर मान लेते ये आई है तो हमेशा इसका एल का दिशा जो विभवांतर होता है हमेशा इसके लंबवत होता है, जो कि आगे की ओर चलता है तो इसका लंबवत होता है। तो इस दोनों के बीच का कितना हो जाता है कलांतर, पाई होता है, पाई/2 होता है, 90 डिग्री होता है। तो सिर्फ एल का पूछता तो कितना हो जाता कलांतर, 90 डिग्री। एक टेबल लिखवाए हैं और सिर्फ का भी पूछता तो उसका भी कलांतर कितना होता, 90 डिग्री होता। तो ये टेबल में करके लिखवा दी, उसको आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा हुआ था किसका, आरसी का। तो आरसी का हम लोग देख लिए कितना आ रहा है, ओमेगा एल बटे आर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हो सकता है कि एक ट्रांसफर में परिमाण अनुपात होता है जो कि हम शायद नहीं लिखवाए होंगे, लेकिन अब ध्यान में रखना कि परिमाण अनुपात क्या होता है। परिमाण परिमाण अनुपात, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये देखो एक रेशियो को दर्शाता है। ये कौन सा रेशियो को दर्शाता है, इस रेशियो का मान जो होता है आर से हम लोग दर्शाते हैं। इसी को हम लोग परिमाण अनुपात कहते हैं। और ये जो रेशियो होता है ये सेकेंडरी वोल्टेज प्रति प्राइमरी वोल्टेज का अनुपात होता है, या फेरों की संख्या भी हम बोल सकते हैं। ट्रांसफर के लिए होता है, और ट्रांसफर में ये सब चीज़ें टर्म बता चुके हैं। देखिए, तो ट्रांसफर का बनावट होता है, ट्रांसफर में एक तरफ क्या होता है कि एक तरफ इनपुट रहता है। ट्रांसफर में क्या रहता है, एक तरफ इनपुट रहता है। थोड़ा सा ट्रांसफर का एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। एक तरफ यहाँ पे क्या रहता है, इनपुट हम लोग देते हैं। तो इधर हम लोग कॉइल लिपटा हुआ रहता है, एक इधर से कॉइल लिपटा हुआ रहता है। तो इधर जो मिलता है हम लोग को आउटपुट वोल्टेज मिलता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी के नाम से जानते हैं। और जो इनपुट हम लोग यहाँ पे प्रतिवर्ती धारा अप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी के नाम से जानते हैं, इसको ए पी लिखते हैं। ये इधर वाला प्राइमरी है, तो इधर फेरों की संख्या को एनपी से दर्शाते हैं, इधर में फेरों की संख्या को हम लोग एन से दर्शाते हैं। इसमें जो धारा प्रवाहित होगा हम लोग आई से दर्शाएंगे सेकेंडरी से, इसमें जो धारा प्रवाहित होगा उसको आईपी से दर्शाएंगे, प्राइमरी धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दर्शाया जाता है। ये इधर इनपुट देते हैं तो आउटपुट हम लोग को प्राप्त होता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, इसको भी हम लोग पढ़े थे। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को घटा दिया जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि परिमाण अनुपात क्या होगा। तो परिमाण अनुपात यहाँ पर तीनों के ध्यान में रखना है। यहाँ पर वोल्टेज के रूप में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वी एस बटे वी पी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरसी का विमीय सूत्र बताना है। आरसी का क्या करना है, विमीय सूत्र बताना। देख, आरसी का विमीय सूत्र निकालने का एक साधारण सा तरीका क्या है उसको समझना है। साधारण सा तरीका ये है, अब थोड़ा सा हम डिटेल में चलते हैं। एक अनुनाद फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं हम लोग, 1/2 पाई रूट अंडर एल इंटू सी पढ़ते हैं, अनुनाद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये अनुनाद फ्रीक्वेंसी होता है। ये जो फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो अनुनाद आवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो जो अनुनाद आवृत्ति होता है, आवृत्ति जो होता है बेसिकली टाइम का क्या होता है, उल्टा होता है। आवृत्ति जो होता है वो क्या होता है, टाइम का उल्टा होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना लो कि जब हम लोग आवृत्ति का बात करते थे, ये टाइम का उल्टा होता है। इसको हम लोग एक नाम से भी जानते हैं, इसको अनुनाद क्या कहते हैं, आवृत्ति अनुनाद के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आवृत्ति अनुनाद, अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं, अनुनाद भी बोलते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं, आवृत्ति अनुनाद कहते हैं। जो आवृत्ति होता है वो समय का क्या होता है, उल्टा होता है। हम लोग पढ़ते हैं आवृत्ति जो होता है वो समय का क्या होता है, उल्टा होता है। तो जो समय यहाँ से निकलेगा इसको पलट देंगे तो ये समय बन जाएगा,
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये समय हो जाएगा 2πl इंटू सी हो जाएगा। हम एल सी का हमको क्या चाहिए, विमीय सूत्र चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, टाइम का स्क्वायर 2π इंटू एल सी हो जाएगा, यहाँ 2π के स्क्वायर हो जाएगा। यही एल सी का हम लोग विमीय सूत्र चाहिए। अब देखो विमीय सूत्र में जो अचर पद होता है उसको हम लोग ध्यान में नहीं देखते, हम लोग एल सी बराबर क्या है, टी स्क्वायर है। एल सी का अगर हम लोग मात्रक का बात करेंगे, मात्रक एल सी, तो एल सी का मात्रक यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेकेंड के स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर सिर्फ समय आ रहा है, सेकेंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब अगर इसको हम लोग बीमा लिखते हैं, इसका अगर हम बीमा लिखते हैं तो बीमा क्या हो जाएगा, एलसी का, तो एलसी का बीमा सिर्फ सेकेंड है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो ऑब्वियस है कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग शून्य रखेंगे, जो लंबाई है उसको भी क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे, और जो समय है उस समय को हम लोग टी से दर्शाते, उसका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब इस तरह से हम लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है। अब देखो इसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा खुद ही, इसलिए ऑप्शन सही से क्लियर दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ पर टी के पावर 2 होगा तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे टी के पावर, यहाँ पे एल के पावर 0 और टी के पावर 2 होगा तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग खुद मैच कर लीजिएगा कौन सा है, ऑप्शन सी है कि ऑप्शन, लेकिन इसका जो विमीय सूत्र होगा यही होगा, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे पूछा गया ध्रुव पराबल्य मात्रा क्या होगा। अब ये ध्रुव पराबल क्या है। अब अगर हम जो चुंबक का बात करते हैं, चुंबक में एक ध्रुव पराबल होता है, उसके अनुसार उसका कुछ गुण होता है जिसमें उसके कारण बल लगता है। जैसे मान लो कि एक चुंबक होता है, चुंबक में दो गो ध्रुव होता है, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है, इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। इस ध्रुव का कुछ प्रबलता होता है जिसके कारण क्या होता है, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव के प्रबलता पर ही डिपेंड करता है। उसका मात्रा जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा उसका खिंचाव ज़्यादा देखने को मिलता है, और ध्रुव प्रबलता हम लोग पी से दर्शाते हैं। एक चुंबक में दो गो ध्रुव होता है, एक चुंबक में क्या होता है, दो गो ध्रुव होता है। तो इस ठीक है, तो एगो चुंबक में दो गो ध्रुव होता है, और दोनों का ध्रुव प्रबलता जो होता है समान ही होता है, अलग अलग ध्रुव प्रबलता नहीं होता। एक का पी है तो दूसरे को भी हम लोग पी से दर्शाते हैं। तो अगर ये दोनों का ध्रुव प्रबलता पी होता है, इस ध्रुव प्रबलता का मात्रा का बात करेंगे तो ये डायरेक्ट याद रखना है, ऐसा ही मात्रक होता है ध्रुव प्राबल्य का, ऐसा ही मात्रक ये जो होता है, ये होता है एम्पियर पर मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, न कि पर मीटर, एम्पियर मीटर होता है, इसको हम एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेप में किया गया कार्य जो होगा, उस कार्य का मान कितना होगा। जब हम एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है, मान लें कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है बी। इसमें जब हम एक चुंबक को क्या करते हैं, लटका देते हैं, उसको बीच से हिंज करके इसको क्या करते हैं, लटका देते हैं। तो लटकाने के बाद ये चुंबक का ये बीच वाला लाइन, मान लें कि यही है बीच वाला लाइन, इसके बीच और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण को हम लोग अगर फाई मानते हैं, क्या मानते हैं, ये थीटा ही माने, जो मानना है मान सकते हैं। चलिए थीटा ही मान लेते हैं। इसके बीच के कोण को अगर थीटा मानते हैं तो ये क्या होता है कि इसके ध्रुव प्रबलता होने का चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये क्या कर लेता है, बल लगाना शुरू कर देता है। क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये बल लगने लगता है। और यहाँ पे ध्यान में रखना है, जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र का दिशा रहेगा उसी ओर बल लगता है। किस पर, अगर ये नॉर्थ पोल है, एक और चीज़ यहाँ पर इंडिकेट कर लिया जाए, और यहाँ पर साउथ है, तो ध्यान दे, अगर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल में
जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र रहेगा उसी ओर इस पर बल लगता है, उसी ओर क्या होता है, बल लगता है। लेकिन अगर साउथ पोल है तो जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, बल लगता है। इसी कारण ये क्या होने लगता है, रोटेट होने लगता है। और रोटेट होने के कारण एक कार्य होगा, टॉर्क लगेगा तो क्या होगा, एक कार्य होगा। तो वही कार्य का मान पूछा जा रहा है, ये जो कार्य करेगा रोटेशन के कारण, वो कार्य का मान कितना होता है, एम बी 1 माइनस कॉस पाई हो जाएगा, एम बी 1 माइनस कॉस पाई हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ पर जो एम होता है वो क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसको नहीं भूलना है। एम जो होता है क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण के बारे में हम लोग पढ़े भी है। और इस चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है तो आई इंटू ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आई इंटू ए के बराबर होता है। और बीच चुंबकीय क्षेत्र हो गया, थीटा हो गया, दोनों के बीच का एंगल। तो यही इसका सूत्र होता है कार्य का। देख सकते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो एम बी यहाँ पर कैपिटल एम लिखा हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाए। तो ऑप्शन सी के साथ ये मैच कर रहा है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछ रहा है कि द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए कौन सा संबंध इसमें सही है। द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए कौन सा संबंध सही है। देखो अब हम लोग द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य, अगर तरंगदैर्घ्य का बात करते हैं तो वहाँ पे एक फार्मूला दिया जाता है। उसका जो एक द्रव्य तरंग है, मतलब कोई द्रव है और एक तरंग की तरह बिहेव करता है, तो उसमें जो ऊर्जा होता है उस ऊर्जा का जो मान होता है वो एम सी स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एम सी स्क्वायर के बराबर होता है। ई जो होता है क्या होता है, यही ऊर्जा होता है। यही क्या होता है, ऊर्जा होता है। यही हम लोग का ऊर्जा होता है। एम जो होता है द्रव्यमान होता है और सी जो होता है सभी को पता है ये प्रकाश की चाल होता है, प्रकाश की चाल होता है। तो यही द्रव्यमान और किसके बीच में, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध को बताता है। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी तक यही है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ध्यान दे यही और ऑप्शन है, तो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक डेसिमल में दिया हुआ है और क्या करना है, बाइनरी में चेंज करना है। अगला एक क्वेश्चन है जो डेसिमल में दिया हुआ है, क्या करना है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। डेसिमल के बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या तरीका बताया गया, इसको 2 से भाग करते जाना है और भागफल को नीचे लिखना है, शेषफल को बगल में लिखना है। 2 से भाग करेंगे 4 बार में जाएगा, शेषफल क्या 0 बच रहा है। फिर 2 से भाग करेंगे फिर कितना बार में, फिर शेषफल 0 बच रहा है। फिर 2 से भाग करेंगे एक बार में जाएगा, फिर से यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। अब देखो जैसे नीचे में 1 बन जाएगा इतना ही पर रोक देना है और नीचे से ऊपर की ओर इसको लिख दिया जाता है। इधर शेषफल लिखा जाता है और नीचे में भागफल लिखा जाता है। जैसे नीचे 1 मिलता है वहाँ पे रोक देना है और नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से लिख देना है। इस डेसिमल में क्या हो जाएगा, 1 0 0, 3 गो 0 आया ना, नीचे में क्या लगा दो 2। तो यही डेसिमल संख्या हो गया 8 का। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इधर। ये तो आना ही चाहिए हर एक को, इसलिए कि हर एक साल ये पूछा जाता है, लगभग साल ये रिपीट करता है बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें अब बात करें नैंड गेट का संकेत क्या है। तो पहले ही बोल दिए थे कि सारे गेट का संकेत याद रखें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉट गेट का। तो नॉट गेट का संकेत कैसा होता है, तो इस प्रकार से एक इनपुट एक आउटपुट होता है। उसके बाद बात करते हैं और गेट का। तो और गेट एंड गेट की तरह ही होता है, लेकिन पीछे ऐसे घूम जाता है। पीछे क्या होता है, ऐसे घुमा हुआ रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, और गेट कहते हैं। इसमें एक इनपुट होता है, 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो ये कौन है, और गेट। एंड गेट का बात करते हैं तो एंड गेट कैसा होता है, तो ये पीछे से ये सीधा रहता है, सेम ऐसे ही रहता है, पीछे से ये सीधा रहेगा और इसमें भी 2 इनपुट और एक आउटपुट होता है। उसके बाद की बात करते हैं नैंड गेट का। नैंड कैसे बनता है, एंड में नॉट जोड़ने से, एंड में नॉट जोड़ने से। तो एंड में जब नॉट जोड़ते हैं तो यहाँ पर आगे में ऐसे गोलाकार बन जाता है और यही क्या हो जाता है, एंड में नॉट जोड़ना हो गया। यहाँ पर भी 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है।
उसके बाद बात करते हैं नॉर गेट होता है। नॉर कौन कैसे बनता है, तो नॉट में और में नॉट जोड़ते हैं, तो इसी में हमें आगे में यहाँ पर गोलाकार से सर्कल एक ड्रॉ कर देना है, तो यही क्या हो जाएगा, यही नॉर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दो इसमें भी इनपुट रहेगा और एक आउटपुट रहेगा, तो ये नॉर गेट हो गया। तो ये 5 बेसिक गेट होता है जिसको याद रखना जरूरी होता है कि इसका संकेत क्या होता है। यहाँ पांचों का संकेत लिख दिए। पूछा कौन सा था, नैंड गेट। देख सकते हो नैंड गेट इसमें कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इधर। ये हो गया नैंड गेट ये हो गया नैंड गेट, ये हो गया और गेट, ये हो गया एंड गेट, और ये हो गया कौन सा, ये वाला। ये गलत दिया हुआ है ऑप्शन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या होगा, नॉट गेट होगा, एक ही इनपुट आउट होगा, इस बात को ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।